चिल्ड्रन, आज हम अपना नया चैप्टर और नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बेसिकली जो जेनेटिक्स की अगर बात करें तो जेनेटिक्स की वजह से ही एवोल्यूशन हुआ है। आई मीन कि जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे माँ बाप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स की जो कैरेक्टर होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं। किस तरीके से एक बच्चे की आँख का कलर डिसाइड होता है, किस तरीके से ये डिसाइड होता है कि उसके बाल काले होंगे या भूरे होंगे। आपने देखा होगा ना, समटाइम आप अपने मम्मी की तरह लगते हो, समटाइम आप अपने पापा की तरह लगते हो। तो इस तरीके की चीज़ें क्यों हैं? आपने कभी ये भी देखा होगा कि आपकी फैमिली में किसी की आइज़ जो है वो ब्लू कलर की नहीं है, बट अगर जो नेक्स्ट जनरेशन का जो बेबी हुआ है उसकी आंखें ब्लू कलर की हैं। अगर आपको पता चला तो कि आपके पूर्व में आपके दादा या दादी किसी की आंखें ब्लू कलर की थी, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर आ गया। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्रोजनी है, मतलब जब प्रोजनी है तो उनमें किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो ट्रेस हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं और किस तरीके से कौन से कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, हाउ दे आर एक्सप्रेस्ड। तो दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो यहाँ बेसिकली 3 चैप्टर दिए हैं, लेकिन 3 में से हमें 2 ही पढ़ने हैं। जैसे द प्रिंसिपल्स ऑफ inheritance and variation, and second is the molecular basis of inheritance. So today we are going to start our chapter 5, that is the principle of inheritance and the variation. ठीक है। The work of Mendel and other who followed him gave us on an idea of inheritance pattern. मेंडल का जो वर्क है, या जो लोग मेंडल को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक इनहेरिटेंस के पैटर्न का फॉलोअप दिया हुआ है। However, the nature of those factors which determines the phenotype was not very clear. पर कुछ फैक्टर जो कि phenotype यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिसाइड करते हैं वो क्लियर नहीं है। As these factors represent the genetic basis of inheritance, understanding the structure of the genetic material and the structural basis of genotype and the phenotype convergence became the focus of the attention in biology for the next century. इनमें हम जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि जेनेटिकल यानी जीन्स के कैरेक्टर और फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। ठीक, ओके। So without wasting the time, I'm just starting our chapter 5, that is the principle of inheritance and the variation. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ही मैंने आपको बताया, जो आपको अपनी विरासत में मिला हो, पूर्वजों से आपको अपनी विरासत में मिला, इनहेरिट हो रहा है। द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टू अस एंड टू द अदर जनरेशन, दैट वी कॉल द इनहेरिटेंस, और कैरेक्टर्स आर इनहेरिटिंग। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हैव यू एवर वंडर्ड why an elephant always gives birth to a baby elephant and not some other animals? देखिए, आपने कभी सोचा है कि जो एक एलिफेंट है वो एक बेबी एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है, किसी और एनिमल को जन्म क्यों नहीं देता है? क्यों एक मैंगो जो ट्री का जो सीड है वो सिर्फ मैंगो प्लांट को ही जन्म देता है, ग्रो कर पाता है? क्यों अदर प्लांट तो सीड से नहीं ग्रो करते हैं? गिवन दैट दे डू और द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इनसे हमें ये पता चलता है जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं। और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, बट देयर कैन बी अ डिफरेंस, मतलब छोटा छोटा थोड़ा अंतर हो सकता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम्स लुक सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट?
कभी आपने सोचा है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, वो कभी कभी उनकी शक्लें देखने में बहुत एक जैसी लगती हैं और कभी कभी टोटली डिफरेंट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? These are the several related questions are dealt with. यही सब जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। Scientifically, in a branch of biology, it is known as genetics. So, the factors, the branch of biology which deals with the expression of the characters and inheritance of the characters is called the genetics. Fine. तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज जेनेटिक्स? दिस सब्जेक्ट डेल्ट विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इस सब्जेक्ट में आप इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ोगे, साथ ही साथ जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो वेरिएशंस होते हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। चेंजेस, वेरिएशन मतलब होता है जो चेंजेस होते हैं। एग्जैक्टली तो आप अपने मम्मी पापा की तरह नहीं लगते हो ना, लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप जो है अपने मम्मी पापा की तरह लगते हो। जैसे कि आपकी कभी आंखें मिलती हैं आपकी मम्मी से, कभी आपकी नाक आपके पापा से मिल रही हो। ठीक है। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे पास होते हैं। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी, और यही एक हेरिडिटी का बेस है। वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन एक तरीके का डिग्री है जिसमें जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होती है, अलग होती है। ह्यूमन्स न्यू फ्रॉम एन अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in sexual reproduction. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इस चीज़ों को बारे में, लिटिल वेरिएशन के बारे में जानते थे। हालांकि वो इसकी पीछे के साइंटिफिक फंडास नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ये पता था कि ये जो वेरिएशंस होते हैं वो होते हैं ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की वजह से ही ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। They exploited the variation that was naturally present in the wild population of plants and animals to selectively breed and select for organisms that possess desirable characters. वो क्या करते थे, वो जो वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होती थी उनकी जो सेलेक्टिव ब्रीड्स थी उनको सेलेक्ट करके उनको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ही आपस में इंटरब्रीड कराते थे। ठीक है, ताकि जो वाइल्ड काउस या जो उनको नेक्स्ट प्रोजेनी मिले उन प्रोजेनी में उनके कैरेक्टर्स, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स इनबिल्ट हो। इसका एक बहुत ही मतलब बड़ा एग्जांपल आता है द साहिवाल काउज इन पंजाब। वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फेनोमेना। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको इन कैरेक्टर्स और इन वेरिएशंस के बारे में पता तो था, पर इनके पीछे जो साइंटिफिक बेस है उसके बारे में थोड़ा बहुत ही आइडिया था। ठीक, अब हम देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस। तो ये जो इनहेरिटेंस है वो मिड 19th century के टाइम पे देखा गया था, पता लगाया गया था। जॉर्ज मेंडल conducted hybridization experiments on garden peas for 7 years and proposed the laws of inheritance in living organism. Who was the father of genetics? George Mendel was the father of the genetics. He worked upon a garden pea plant for 7 years and 7 traits. ठीक है, पीस के 7 कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। देखिए, पी के उन्होंने 2 वैरायटीज़ ली थी। पहली वैरायटी में क्या था, जो सीड शेप, एक पी का शेप जो है राउंड था, एक का थोड़ा सा रिंकल्ड था, मतलब उबड़ खाबड़ शेप था। दूसरा जो लिया था उसमें पीस में जो कलर थे वो येलो था, और दूसरी पी का जो कलर था, जो दूसरी
प्रजाति वही सेम ली थी, वो थी ग्रीन। जो कलर था एक जो उसमें कलर आता था फ्लावर का वो था वायलेट, एक का था वाइट। जो उनके पॉट का शेप था, एक का था मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड था और एक का फुल शेप था। एक के पॉट का कलर ग्रीन था, एक के पॉट का कलर येलो था। जो फ्लावर की पोजीशन थी, एक की एक्सियल थी, एक्सेस पे थी, और एक की टर्मिनल यानी नीचे थी। एक की हाइट ज़्यादा थी और एक की हाइट कम थी, यानी एक टॉल था एक डार्क था। तो इन्होंने इस तरीके के 2 तरीके के प्लांट्स लिए थे जिनकी ये कैरेक्टर्स थे, और उन कैरेक्टर्स को उन्होंने जो है हाइब्रिडाइज्ड करा के उन कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर्स हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड्स थे। 7 पीस के 7 ट्रेड्स के ऊपर उन्होंने काम किया था और इस चीज़ का पता लगाया था। ठीक है, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न्स इट वाज for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। देखिए बायोलॉजी में हम जनरली लैंग्वेज ही पढ़ते हैं मतलब, लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस और स्टैटिकल एनालिसिस लगी थी बायोलॉजी में, हमने पढ़ी थी। His experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected। जो उनके एक्सपेरिमेंट थे उनकी जो सैम्पलिंग साइज़ थी वो बहुत ही लार्ज थी, जिससे कि जो डाटा कलेक्टेड था वो भी काफ़ी बड़ा था। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंसेस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लान्स प्रूव दैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू द जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रेदर दैन बीइंग अनसब्सटेंशियल आइडियाज़। उन्होंने जो भी जो भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे तो उससे जो हमें पता चला था कि जो सक्सेसिव यानी जो आने वाली जनरेशन की जो टेस्ट प्लांट थे उन्होंने प्रूव किया था कि उनके जो रिज़ल्ट जो थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को सारे जो ट्रेड्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट that were manifested as two opposing traits। उन मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर काम किया था, गार्डन पीस के कैरेक्टर के ऊपर काम किया था, और उन्होंने 2 अपोजिंग ट्रेट यानी एक ही चीज़ के 2 अपोजिंग ट्रेट को लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइट को देखें तो उन्होंने पी प्लांट लिया। पी प्लांट में 2 तरीके के प्लांट लिए, एक प्लांट जो था वो टॉल था और दूसरा प्लांट कैसा था, छोटा था, डार्क था। एक का जो कलर था सीड का वो येलो था और दूसरे की जो सीड का कलर था वो ग्रीन था। इसकी वजह से उनको एक बेसिक फ्रेम वर्क सेटअप करने को मिल गया जो कि उन्हें इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में अच्छी तरीके से बताता था, उनको ऑब्जर्वेशन में उनकी हेल्प कर सकता था। मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। मेंडल ने इसके लिए काफ़ी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के एक्सपेरिमेंट किए ताकि हमें ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो हैं वो मिल सके। अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन इज़ द वन दैट हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है, वो प्लांट्स होते हैं जिनमें अपने आप ही कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होता है। मैंने पढ़ाया था ना आपको क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन पॉलिनेशन अकर विद इन द सेम प्लांट इट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, इट शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग प्री प्लांट्स वैरायटीज़। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स की वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया था एज पेयर्स which were similar except for one character with contrast trait। उनके जो सारे जो कैरेक्टर्स थे वो सेम थे, बस केवल एक ही कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि अपोजिट ट्रेट था। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड्स, येलो और ग्रीन सीड्स, स्मूथ एंड फ्लेटेड पॉट्स, ग्रीन और येलो पॉट्स एंड टॉल और डार्क प्लांट्स। देख सकते हैं फिगर 5.1, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है ये चीज़, है ना। देखिए इसमें देखिए फिगर टेबल 5.1 में स्टेम की हाइट जो थी टॉल और डार्क है,
फ्लावर का कलर है वॉयलेट और वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल, यही जो हमने ऊपर देखा था। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, पेटल्स हैं, स्टिग्मा हैं, एंथर्स हैं, स्टेमन है और कार्पेल है। एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। जो प्लस वाला है वो फीमेल है और जो एरो वाला है वो मेल है। अब मेल की जो पॉलेंस है वो ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पे, फीमेल के फ्लावर में, और उसकी वजह से फ्रूट्स का फॉर्मेशन हुआ। देख रही हैं, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी प्लांट। ठीक, let us take the example of one of such hybridization experiments carried out by the Mendel, where he crossed the tall and the dwarf pea plant to study the inheritance of one gene. इन्होंने, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया, मेंडल ने, इन्होंने पी प्लांट की दो वैरायटीज़ ली। एक में जो है कि हाइट, प्लांट की हाइट जो थी वो क्रॉस थे, और मतलब सॉरी टॉल थी, और दूसरे में डाफ थी, यानी कि एक मेल पेरेंट जो है वो तो टॉल था और जो फीमेल थी वो डाफ थी। ठीक है, ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। उन्होंने सीड्स कलेक्ट किए और सीड्स कलेक्ट करने के बाद इन प्लांट्स को ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद उन्होंने पहली फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन को देखा। तो जो फर्स्ट जनरेशन जो कि उन दोनों के क्रॉस से हाइब्रिडाइजेशन से ऑब्टेन हुई, उसको हम क्या कहते हैं, फिलाइल 1 और F1 जनरेशन, फिलाइल प्रोजिनी और F1, हम उसको F1 लेके चलेंगे। ठीक है, Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf। तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने सीड्स को ग्रो कराया तो उन्होंने देखा जो प्लांट्स ग्रो हुए थे F1 की प्रोजनी वाले, वो सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। किसी के अंदर भी शॉर्ट कैरेक्टर्स यानी कि डाफ वाला कैरेक्टर नहीं आया। मतलब जितने भी प्लांट्स ग्रो किए वो सब के सब, उनकी हाइट कितनी थी, लंबी थी, यानी कि उन्होंने कि सिर्फ अपने एक पेरेंट के कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेस्ट। उन्होंने बाकी भी जो भी, जैसे मैंने बताया था, फ्लावर थे, वाइट थे, पर्पल थे, शेप था, स्मूथ राउंड था और रिंकल था, तो उन्होंने बाकी ट्रेट्स को भी इसी तरीके से चेक किया, और चेक करके उन्होंने यही देखा कि जो F1 पे थे उनमें जो है सिर्फ एक ही पेरेंट का डोमिनेंट कैरेक्टर जो था वो एक्सप्रेस हो रहा था। डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब कि जो दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहा हो। ठीक, Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to this surprise found that in the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf। फिर उसने क्या किया, अब इन्होंने जो प्लांट, सारे प्लांट्स जो भी हुए थे, मतलब टॉल प्लांट्स हुए थे जो F1 से ऑब्टेन हुए थे, उन्होंने उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन विद इन दी सेम प्लांट कराया। तो उन्होंने देखा उसमें जो उन्होंने सीड्स ऑब्टेन किए और उनको ग्रो कराया, तो उसमें देखा उन्होंने कि कुछ जो सीड्स थे उनमें से कुछ तो टॉल प्लांट्स ग्रो हुए और कुछ जो है डार्क प्लांट ही ग्रो हुए। यानी कि F2 में जो पहला वाला पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में से जिनके कैरेक्टर रिसेसिव थे, जो एक्सप्रेस नहीं हुए थे, वो F2 की जनरेशन में एक्सप्रेस हुए। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की जब प्रोसेस हुई उसमें। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वर डार्क वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट while 3/4 ऑफ द F2 प्लांट वर टॉल। अब जैसे अगर 4 में 6 थे तो 6 में से 4 आप समझ लीजिए जो है टॉल प्लांट्स आए थे, और 6 में से 2 जो थे वो डार्क प्लांट्स आए थे। ठीक, द टॉल एंड द डार्क ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर ईदर टॉल और द डफ। उन्होंने देखा कि जो भी प्लांट हुए थे या तो वो टॉल थे या तो वो डाफ थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि बीच के किसी ने के कैरेक्टर को लिया है। सिमिलर डिजर्ट मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं थी, या तो बड़े हुए या तो छोटे हुए, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ किस में हुआ, F2 जनरेशन में।
ठीक है। सिमिलर रिजल्ट फॉर ऑब्टेन विद दी अदर ट्रेड्स ऑल्सो, उन्होंने यही चीज़ दूसरे ट्रेड्स के साथ भी की, दूसरे कैरेक्टर्स में भी करके देखी है एक्सपेरिमेंट, तो सब में उनको यही चीज़ प्रोपोर्शन 3:1 का प्रोपोर्शन देखने को मिला। यानी कि अगर 4 थे तो 4 में से 3 जो है लंबे हुए और 1 छोटा हुआ। ठीक। द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट ईदर F1 और F2 स्टेज, दोनों ही स्टेजेस में किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिला। Based on these observations, Mendel proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes. उन्होंने अपनी इस ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ जानी, ये चीज़ बताई कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एज इट इज़ पास हो रही हैं थ्रू दी गैमेट्स, गैमेट्स की वजह से थ्रू एज इट इज़ पास हो रही है। उन्होंने इस चीज़ को क्या नाम दिया? फैक्टर्स, बट आज हम उसे क्या कहते हैं? जीन्स। ठीक है। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, और आखिर में ये पता लगा कि जीन्स ही क्या है? दे आर द यूनिट ऑफ inheritance, they are responsible for passing the character from parents to the offspring. ठीक है। they contain the information which is required to express a particular trait in an organism. उन जीन्स के पास ही एक इंफॉर्मेशन सेंटर समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन होती है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके अंदर किस तरीके के कैरेक्टर्स होंगे। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलीज। अच्छा, अब जीन्स में भी ट्रेड्स के लिए 2 एलीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब सेम ट्रेड के लिए 2 चीज़ें होंगी। जैसे अभी था ना, सेम प्लांट था तो सेम प्लांट के लिए 2 एलीज थी, एक तो बड़े प्लांट की एक हाइट के लिए एक बड़ी हाइट थी और एक छोटी हाइट थी। इसी तरीके से किसी भी ट्रेड के लिए 2 एलीज थी और वो दोनों आपस में अपोजिट थी। ठीक है। इफ़ वी यूज़ alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. अगर हम देखा जाए तो alphabetical symbols अगर हम यूज़ करें तो हम जो है F1 स्टेज में जो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो रहा है उसके लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे और उसी का जो स्मॉल लेटर होगा वो हम उसके जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि टी जो कैपिटल टी है वो कैपिटल टी हो जाएगा आपके टॉल ट्रीज़ के लिए और जो स्मॉल टी है वो हो जाएगा डफ प्लांट्स के लिए। ठीक। हेंस इन प्लांट्स द पेयर ऑफ एलीज फॉर हाइट वुड बी टी और टी। तो उन्होंने देखा जो प्लांट्स में जो एलीज थी वो उनकी हाइट में 3 तरीके के क्रोमोसोम्स के पेयर्स देखने को मिले। एक थे टी जिसमें प्लांट जो है वो उसको टॉल होना ही था, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें भी जो कैपिटल टी वाला ही डोमिनेंट जीन है इसलिए वो वही एक्सप्रेस होगा यानी कि प्लांट जो होगा वो टॉल होगा, और एक है स्मॉल टी क्योंकि इसमें दोनों रिसेसिव जीन्स ही हैं, कैपिटल टी नहीं है तो इसमें जो प्लांट होगा वो होगा डाफ प्लांट। तो मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग टाल और डाफ पी वेराइटी the allelic pair of genes for height are identical.